और प्यार हो गया भाग 22। राजवीर और मौली दोनों झगड़ते हुए नंदिनी के कमरे में आ गए। राज, बहाने मत बनाओ, अगर तुम्हारा नंबर नहीं है तो फिर ये सब मैसेज किसने किए हैं? मौली ने गुस्से से कहा। मौली, मुझे नहीं पता और मैं भला तुम्हें मैसेज क्यों करूँगा? हाँ, सही है, तुम क्यों खुद से मैसेज करोगे? तुम तो बड़े आदमी बन गए हो ना। ऐसा कुछ नहीं है, पर मैंने वो सब मैसेज नहीं किए। इतना झूठ काफी है राज, और कितना झूठ बोलोगे? सच तो ये है, तुम्हें अब मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। मिल गई होगी कोई नई, अब तो और भी हैंडसम हो गए हो। लड़कियां तो आगे पीछे घूमती होंगी तुम्हारे। ऐसी बातें मत कहो मौली। क्यों ना कहूँ, सच तो ये है, तुम मेरे राजवीर हो ही नहीं। सच तुम नहीं जानती। क्या है सच? बोलो, क्या है सच? सच ये है कि मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ। तो फिर मानते क्यों नहीं? वो मैसेज तुमने किए हैं। मौली, मैंने कोई मैसेज नहीं किया, प्लीज ट्रस्ट मी। नंदिनी, जो कि इतनी देर से दोनों की बहस सुन रही थी, ने चिल्लाकर कहा, स्टॉप इट गाइस, वो मैसेज मैंने किए थे। मौली और राजवीर दोनों मुंह फाड़े नंदिनी की ओर देखने लगे। नंदिनी कहने लगी, एक्चुअली आई नो अबाउट योर रिलेशनशिप, पर जब मैं राजवीर भैया से मिली तो इन्होंने मुझे बताया कि कैसे कुछ गलतफहमियों की वजह से आप दोनों दूर हो गए। आप दोनों का प्यार सच्चा था, और दो प्यार करने वाले दूर हो जाएं ये तो गलत होता है ना। इसीलिए मैंने और कार्तिक ने आप दोनों को फिर से मिलाने का प्लान बनाया, पर क्या करें समझ नहीं आ रहा था। फिर मैं यहाँ रहने लगी। कार्तिक तो कॉलेज चला जाता है और मैं अकेले अकेले इस कमरे में बोर हो रही थी, इसलिए मैंने ही कार्तिक के फोन से मौली दी का नंबर लिया और इनको मैसेज कर दिया। वो सारी गलतफहमियां दूर कर दी जो इनके मन में थी। राजवीर नंदिनी के पाँव के पास सर पकड़कर बैठ गया और फिर धीरे से कहा, तुमने ये सब क्यों किया नंदिनी? भैया, मैं जानती थी आप इनसे इतना प्यार करते हो कि अपनी जिंदगी में किसी और लड़की को नहीं आने दोगे। वैसे भी आप दोनों का प्यार बहुत पाक है। ना आपने मौली दी के अलावा किसी को चाहा और ना ही इन्होंने किसी को आने की इजाजत दी। आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो भैया। पर तुमने मौली से झूठ क्यों कहा? राजवीर ने गंभीर स्वर में पूछा। एक झूठ से अगर किसी का घर बस जाए तो वो झूठ झूठ नहीं होता, ऐसा आप ही कहते हैं ना भैया? नंदिनी ने मासूमियत से कहा। तो इसका मतलब वो सारे के सारे मैसेज झूठे थे? मौली ने उदास स्वर में कहा। राजवीर अपनी जगह से उठा और आकर मौली के सामने खड़ा हो गया। वो लगातार उसकी आंखों में देखे जा रहा था। बेचैनी और खोकर पाने का दर्द उसकी आंखों से साफ झलकने लगा। मौली की आंखों में आंसू भर आए। वो एक बार फिर खुद को ठगा हुआ सा महसूस कर रही थी। मौली, मैं नहीं जानता नंदिनी ने तुम्हें क्या मैसेज किए। वो झूठ हो या सच, मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर मेरे दिल में तुम्हारे लिए आज भी वही जगह है। राजवीर ने मौली की आंखों में देखते हुए कहा। मौली की आंखों से बहकर आंसू उसके गालों पर आ गए। वो जैसे ही जाने के लिए मुड़ी, राजवीर ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींचा और गले लगाते हुए कहा, आई लव यू। राजवीर के मुंह से ये 3 शब्द सुनकर मौली ने अपनी आंखें बंद कर ली। दिल का दर्द आंखों के जरिए आंसू बनकर बह गया। मौली राजवीर के सीने से लगी रही। अरे युवा प्रेमियों, बच्चों की तो कुछ शर्म कर लो, नंदिनी ने दोनों को छेड़ते हुए कहा। मौली और राजवीर एक दूसरे से अलग हुए और इधर उधर देखने लगे। मौली नंदिनी के पास आई और उसे गले लगाते हुए कहा, आई एम सो सॉरी नंदिनी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। मैंने तुम्हें हमेशा गलत समझा, जलील किया, तुम्हारा दिल दुखाया, और इन सब के बदले में भी तुमने मुझे मेरा प्यार वापस लौटा दिया। तुम बहुत अच्छी हो नंदिनी। कार्तिक ने तुम्हें दोस्त चुनकर कोई गलती नहीं की। अरे बस बस, इतनी तारीफ मत कीजिए, आप भी बहुत अच्छी हो। बस कई बार हालात ऐसे हो जाते हैं कि हम चाहकर भी सही गलत समझ नहीं पाते। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, नंदिनी ने मौली को सामने बिठाते हुए कहा। तो फिर फ्रेंड्स? मौली ने मुस्कुराकर नंदिनी के आगे हाथ बढ़ाते हुए कहा, फ्रेंड्स। नंदिनी ने भी उतने ही उत्साह के साथ हाथ मिलाया। राजवीर भी आकर दोनों के पास बैठ गया और कहा, थैंक्स तो मुझे भी कहना है, मुझसे छोटी है पर काम बड़े बड़े करती है। सही है, थैंक्स से काम नहीं चलेगा, आप दोनों को मिलकर मुझे पार्टी देनी होगी, नंदिनी ने कुछ सोचते हुए कहा। हाँ, लेकिन इस हालत में बाहर कैसे जाएंगे? मौली ने कहा। तुम्हारे पैर का प्लास्टर कब खुलेगा? राजवीर ने पूछा। बस 2 दिन बाद, फिर मैं बाहर जा सकती हूँ, नंदिनी ने खुशी से कहा। ओके डन, चलेंगे, मौली ने मुस्कुराकर नंदिनी की तरफ देखते हुए कहा। आज उसे नंदिनी कुछ ज्यादा ही अच्छी लग रही थी। तीनों देर तक वहीं बैठकर बातें करते रहे। राजवीर और मौली नंदिनी को अपनी लव स्टोरी के किस्से सुनाने लगे।
नंदिनी मुस्कुराते हुए सुनती रही, लेकिन ध्यान बार बार घड़ी की ओर जा रहा था। कार्तिक अभी तक नहीं आया। अंधेरा हो चुका था। राजवीर उठा और कहा, मौली अब मुझे चलना चाहिए। तभी रंजना कमरे में आई और कहा, मैंने खाना लगा दिया, आप सब लोग आ जाओ। आंटी मैं चलता हूँ, राजवीर ने कहा। अरे बेटा ऐसे कैसे, खाना खाकर जाओ, नंदिनी के भाई हो, पहली बार घर आए हो, ऐसे थोड़ी जाने दूंगी, रंजना ने प्यार से कहा। राजवीर जॉइन अस ना, मौली ने बड़े प्यार से कहा तो राजवीर मना नहीं कर पाया। सभी बाहर आ गए। आज मौली खुद नंदिनी को सहारा देकर डाइनिंग टेबल तक लेकर आई थी। रंजना और अखिलेश जी ने देखा तो उन्हें तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ, पर दोनों खुश थे मौली में आए बदलाव को लेकर। अखिलेश जी तो नंदिनी को देखकर मन ही मन कह उठे, इस बच्ची ने तो इस घर का माहौल ही बदल दिया, ईश्वर इसे सारी खुशियां दे। रंजना ने सबके लिए खाना परोसा। नंदिनी ने देखा कार्तिक अब भी कहीं नहीं दिख रहा है तो उसने कहा, आंटी कार्तिक नहीं दिखाई दे रहा, कहीं गया है क्या वो? हाँ बेटा उसने फोन किया था, वो थोड़ी देर से आएगा, तुम लोग शुरू करो, रंजना ने मुस्कुराकर कहा। नंदिनी का मन उदासी से घिर गया। सुबह कॉलेज जाने के बाद से उसने कार्तिक को देखा ही नहीं था। अब तो उसे आदत हो चुकी थी कार्तिक के साथ की। खाना भी अक्सर दोनों साथ ही खाते थे। नंदिनी ने निवाला तोड़ा और बेमन से खाने लगी। आज खाने में वो स्वाद नहीं था। राजवीर और मौली पास पास ही बैठे थे। खाते हुए उसकी नजरें बरबस ही राजवीर पर चली जाती। सामने बैठी रंजना की मौली पर पूरी नजर थी। पहली बार था जब मौली किसी लड़के को इतने प्यार से देख रही थी। उसे सुकून मिला कि मौली अब अपने कॉलेज वाले प्यार को भूलकर आगे बढ़ रही है। तो आप हमारी नंदिनी के भाई हो, क्या करते हो बेटा? अखिलेश जी ने राजवीर से पूछा। जी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, अभी मुंबई में एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता हूँ, राजवीर ने सधी हुई आवाज में कहा। और फैमिली? अखिलेश जी ने पूछा। जी मम्मी पापा लखनऊ में, नंदिनी मेरे चाचा जी की बेटी है, राजवीर ने कहा। अच्छा है, कानपुर आए हो पहले भी कभी? अखिलेश जी ने फिर नया सवाल दाग दिया। जी हाँ बहुत बार, कभी काम के सिलसिले में, कभी नंदिनी से मिलने, राजवीर ने कहा। भाई कुछ भी कहो, नंदिनी है बड़ी समझदार, किसी का भी दिल जीतने का हुनर इसमें कूट कूट कर भरा है, अखिलेश जी ने नंदिनी की ओर देखकर कहा। नंदिनी मुस्कुरा उठी। अच्छा इतनी बातें हो गई, मैंने अभी तक आपका नाम नहीं पूछा, आपका नाम क्या है? अखिलेश जी ने राजवीर की ओर मुखातिब होकर कहा। जी राजवीर कहने ही वाला था, तभी नंदिनी बीच में बोल पड़ी। राजीव, इनका नाम राजीव है अंकल। और फिर धीरे से फुसफुसाते हुए अपने भाई से कहा, अगर सही नाम बता दिया तो पिटे जाओगे। जी मेरा नाम राजीव कश्यप है, राजवीर ने नंदिनी की बात मानते हुए कहा। अच्छा नाम है, अखिलेश जी ने कहा। अरे क्या आपने सवाल जवाब शुरू कर दिए, बच्चों को आराम से खाना तो खाने दीजिए, रंजना ने अखिलेश जी को झिड़कते हुए कहा। अब आपके सामने कहाँ किसी की चलती है रंजू जी, अखिलेश जी ने अदा से मुस्कुराते हुए कहा और सभी हंसने लगे। खाना खाने के बाद अखिलेश जी हॉल में बैठकर राजवीर से बातें करने लगे और मौली किचन में रंजना की मदद करवाने लगी। नंदिनी उदास सी डाइनिंग टेबल पर बैठी कार्तिक के आने का इंतजार कर रही थी। बार बार उसकी नजर दरवाजे की ओर चली जाती और फिर अगले ही पल उसने देखा सामने से कार्तिक आ रहा है। उसे देखते ही नंदिनी का चेहरा खिल गया, पर कार्तिक बिना किसी की ओर ध्यान दिए अपने कमरे में चला गया। उसने ये भी नहीं देखा कि हॉल में राजवीर बैठा है। अखिलेश जी को राजवीर बहुत पसंद आया। उसकी सुलझी हुई सोच और उसका सरल मिजाज उन्हें भा गया। राजवीर ने देखा वक्त बहुत ज्यादा हो गया है, उसे वापस होटल भी जाना था। उसने उठते हुए कहा, अच्छा अंकल अब मुझे चलना चाहिए। हाँ बेटा, बातों ही बातों में वक्त का पता नहीं चला, आते रहना, आपसे मिलकर अच्छा लगा, अखिलेश जी ने राजवीर के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। सबसे विदा लेकर राजवीर जाने लगा। मौली उसे दरवाजे तक छोड़ने आई। जाते जाते राजवीर पलटा और मौली को देखकर मुस्कुरा दिया। सालों पहले अधूरे छोड़े डिनर के वादे को उसने निभा जो दिया था। मौली अंदर जाकर नंदिनी को उसके रूम में छोड़कर आई और खुद आकर अपने रूम में बेड पर गिर पड़ी। आज वो बहुत खुश थी। नंदिनी कमरे में आई। उसने देखा कार्तिक खिड़की के पास उदास सा खड़ा बाहर देख रहा है। कार्तिक को उदास देखकर नंदिनी को अच्छा नहीं लग रहा था। वो बिस्तर से उठी और कार्तिक की ओर जाने लगी, लेकिन 2 कदम चलते ही गिर पड़ी। नंदू, कहते हुए कार्तिक दौड़कर उसके पास आया और उसे उठाते हुए कहा,
क्या जरूरत थी तुम्हें वहाँ से उठकर चलने की? नंदिनी ने कुछ नहीं कहा, बस खामोश रही। कार्तिक ने उसे सहारा देकर बेड पर बिठाया और उसका पाँव सीधा करते हुए कहा, दर्द तो नहीं हो रहा ना? नहीं, अब ठीक है, नंदिनी ने धीरे से कहा। कार्तिक वहीं नंदिनी के पास बैठ गया, पर खोया हुआ था कहीं। नंदिनी उसके चेहरे पर आई उदासी देखकर समझ गई, जरूर कुछ तो है जो कार्तिक को परेशान किए हुए है। पर इस वक्त पूछकर नंदिनी उसे परेशान नहीं करना चाहती थी। उसने कहा, खाना खाया? भूख नहीं है, पर मुझे खाना है। अभी तो खाया था। हाँ, तो फिर से भूख लगी है। तुम्हारे घर में खाना एक बार ही खाते हैं क्या? अच्छा ठीक है, क्या खाओगी? मैगी। ठीक है, मैं लेकर आता हूँ। कार्तिक उठकर वहाँ से चला गया। नंदिनी उसके आने का वेट करने लगी। वो जानती थी कार्तिक का मूड ठीक करने का एक ही तरीका है और वो है मैगी। इसीलिए उसने जानबूझकर उसे लाने को कहा। कुछ देर बाद कार्तिक एक ट्रे में बड़ा सा कटोरा लेकर आया जिसमें मैगी थी। कार्तिक ने ट्रे नंदिनी की ओर बढ़ा दी। नंदिनी ने कटोरा उठाया और सूंघते हुए कहा, आह, कितनी अच्छी स्मेल आ रही है ना, थैंक यू। कार्तिक वहीं नंदिनी के पास ही बैठ गया। नंदिनी ने एक चम्मच भरकर मैगी खाई। टेस्टी बनी थी। खाते हुए वो कार्तिक के चेहरे की तरफ देख रही थी और सोचने लगी, इसे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, हमेशा तो मुझसे छीन कर खा लेता है, आज इसे क्या हो गया? बन्नी, नंदिनी ने कहा। और कुछ चाहिए? कार्तिक ने नंदिनी की ओर देखकर कहा। नंदिनी ने चम्मच भरकर एक निवाला उठाया और कार्तिक के मुंह की ओर बढ़ा दिया। कार्तिक ने ना में गर्दन हिला दी। नंदिनी ने फिर से चम्मच उसकी ओर की, लेकिन कार्तिक ने फिर ना में गर्दन हिला दी। नंदिनी ने तीसरी बार चम्मच आगे की तो कार्तिक ने थोड़ा गुस्से से कहा, नो। नंदिनी ने चम्मच वापस कटोरे में रखा और साइड में देखते हुए बाएं हाथ से खींचकर एक थप्पड़ कार्तिक के गाल पर रसीद दिया। बेचारा कार्तिक गाल को हाथ लगाए नंदिनी की ओर देखता रहा। नंदिनी ने फिर से निवाला उठाया और कार्तिक की मुंह की ओर बढ़ा दिया। इस बार उसने चुपचाप खा लिया और सोचने लगा, अजीब जिंदगी है, वहाँ वो एक डरा डरा कर प्यार करती है और ये मार मार कर। नंदिनी ने बाकी बची सारी मैगी कार्तिक को खिला दी और कार्तिक ने भी बिना ना नुकर के खा ली, क्योंकि नंदिनी के हाथ से फिर से थप्पड़ खाने की हिम्मत उसमें नहीं थी। नंदिनी ने कटोरा साइड टेबल पर रख दिया और वहाँ रखा पानी का बोतल कार्तिक की ओर बढ़ा दिया। कार्तिक ने पानी पिया और बोतल वापस नंदिनी की ओर बढ़ा दी। कार्तिक का हाथ अभी भी उसके गाल पर ही था। नंदिनी को थोड़ा बुरा लग रहा था, इसलिए उसने धीरे से कहा, नाउ यू फील बेटर? कार्तिक ने कहा। अब बताओ क्या हुआ? कुछ खास नहीं नंदू, बस सेमेस्टर को लेकर थोड़ा अपसेट हूँ। अगले महीने गिटार की ऑडिशन भी है, तो समझ नहीं आ रहा कुछ। नंदिनी ने प्यार से कार्तिक का हाथ अपने हाथों में लिया और कहा, जब कुछ समझ न आए ना तो सब उस ऊपर वाले पर छोड़ देना चाहिए, वो अपने आप सब ठीक कर देते हैं। कार्तिक कुछ नहीं कहता, वो चुपचाप सुनता रहता है, पर अंदर एक शोर है जिसे वो चाहकर भी नंदिनी को नहीं दिखा सकता। उसने नंदिनी से झूठ कहा कि वो सेमेस्टर या फिर ऑडिशन की वजह से परेशान है। उसकी परेशानी की वजह थी सोफिया। सोफिया ने जो कदम उठाया उसके बाद से ही कार्तिक डर गया, कहीं अपने जुनून के चलते वो नंदिनी या कार्तिक से जुड़े किसी भी इंसान को नुकसान पहुंचाए। वो नंदिनी को अब किसी भी हाल में हर्ट करना नहीं चाहता था। बन्नी, नीचे बैठो, नंदिनी ने खामोशी तोड़ते हुए कहा। कार्तिक उठकर नीचे जमीन पर बैठ जाता है। नंदिनी टेबल पर रखी तेल की शीशी उठाती है, कार्तिक के सर में मसाज करने लगती है। कार्तिक को पहले पहल झुंझलाहट होती है और फिर अच्छा लगने लगता है। वो मन ही मन खुद से कहता है, इस नालायक को सब पता होता है कि मुझे किस वक्त क्या चाहिए होता है, पर कुछ भी कहो, ये जितना मुझे समझती है शायद ही कोई समझ पाएगा। अच्छा लग रहा है ना? मेरी माँ कहती है जब भी सर भारी हो ना तो बालों में अच्छे से तेल मालिश करो, सब टेंशन एक पल में दूर हो जाती है और नींद भी बहुत अच्छी आती है। नंदिनी ने मसाज करते हुए कहा। तुम्हारी माँ ने ये नहीं बताया तुम्हें कि थप्पड़ बहुत जोर से मारती है तू? कार्तिक ने थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए कहा। सॉरी ना यार, तू खामखा फुटेज खा रहा था, नंदिनी ने मासूमियत से कहा। कोई बात नहीं, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। कार्तिक नंदिनी की ओर देखते हुए मुस्कुरा उठा। थोड़ी देर बाद नंदिनी को गुड नाइट बोलकर कार्तिक बाहर सोफे पर आकर लेट गया। 2 दिन बाद सोफिया को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई और वो घर आ गई। उसी शाम कार्तिक नंदिनी को लेकर हॉस्पिटल पहुंचा, उसके पैर का प्लास्टर हटा दिया। हल्का हल्का दर्द अभी भी था, जिसके लिए डॉक्टर ने उसे दवाइयां लिखकर दे दी।
कार्तिक ने नंदिनी के लिए दवाइयाँ खरीदी और उसे लेकर गाड़ी में आ बैठा। कार्तिक ने गाड़ी स्टार्ट की और आगे बढ़ा दी। रास्ते में नंदिनी ने कहा, बन्नी थैंक यू सो मच। वो किस लिए? अब तक मुझे झेलने के लिए। नंदू ऐसा नहीं कहते। नंदिनी और कार्तिक आज बहुत समय बाद घर से बाहर आए थे, इसीलिए कार्तिक ने गाड़ी को शहर से बाहर जाने वाली सड़क की ओर मोड़ दिया। नंदिनी ने देखा तो कहा, अरे घर तो उस तरफ है, हम कहाँ जा रहे हैं? ड्राइव पर। नंदिनी ने सुना तो उसे बहुत खुशी हुई। कितने समय बाद उसे कार्तिक के साथ बाहर वक्त बिताने का मौका जो मिलने वाला था। नंदिनी रास्ते भर कार्तिक को अपने बचपन से लेकर बड़े होने तक के किस्से सुनाने लगी। कार्तिक मुस्कुराते हुए गाड़ी चलाता रहा और नंदिनी की प्यारी सी आवाज में उसकी बातें सुनता रहा। आज वो सिर्फ नंदिनी को सुनना चाहता था। जो खूबसूरत एहसास उसे हमेशा नंदिनी के साथ होता था, आज फिर से हो रहा था। दोनों के चेहरे पर एक सुकून था। कोई दर्द, कोई तकलीफ नहीं थी। शाम हो चुकी थी और सूरज डूबने को बेताब था। कार्तिक ने गाड़ी सड़क किनारे रोक दी और नंदिनी के साथ नीचे उतरा। दोनों आकर गाड़ी के आगे वाले बोनट पर आ बैठे और सामने डूबते सूरज को देखने लगे। सड़क पर लगे खंबे की हल्की लाइट से वो नजारा और भी खूबसूरत लग रहा था। नंदिनी बड़े गौर से सामने ढलते सूरज को देख रही थी और कार्तिक नंदिनी को देखकर सोचने लगा, कितनी सादगी है ना इसके चेहरे में, ना कोई दिखावा, ना कोई छल कपट। जैसी बाहर से है वैसा ही इसका मन है। हल्का अंधेरा हो चुका था। कार्तिक गाड़ी से उतरा और नंदिनी का हाथ पकड़कर उसे भी नीचे उतार लिया। कार्तिक आज अच्छे मूड में था। उसने गाड़ी के म्यूजिक सिस्टम पर प्यारा सा गाना चलाया और नंदिनी के साथ डांस करने लगा। नंदिनी को भी कार्तिक का साथ अच्छा लग रहा था। नंदिनी के पैर में हल्का हल्का दर्द वापस होने लगा तो कार्तिक उसके साथ आकर गाड़ी में बैठ गया और गाड़ी स्टार्ट कर आगे बढ़ा दी। गाड़ी चलाते हुए जब कार्तिक गियर का इस्तेमाल कर रहा था, तब नंदिनी का दिल किया कि वो कार्तिक का हाथ पकड़ ले। एक दो बार वो अपना हाथ कार्तिक के हाथ की तरफ ले भी गई, लेकिन वापस खींच लिया। कार्तिक की नजर पड़ी तो उसने सामने देखते हुए नंदिनी का हाथ उठाकर गियर पर रख लिया। अब नंदिनी का हाथ कार्तिक के हाथ की गिरफ्त में था और शायद नंदिनी का दिल भी। मुस्कुराते हुए नंदिनी खिड़की से बाहर देखने लगी। वो शाम बहुत सुहावनी थी। कार्तिक के दिल में भी प्यार के अंकुर फूट चुके थे, बस अब उनका पनपना बाकी था। सुनसान सड़क पर एक खूबसूरत संगीत और उस पर अपने किसी खास का साथ हो तो जिंदगी सच में खूबसूरत लगने लगती है। आशा करती हूँ दोस्तों, कहानी का ये भाग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द मिलती हूँ आपसे इस कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए बाय बाय।